आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूँ आपके साथ श्रीकांत शर्मा और लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलग अलग बॉर्डर से एक खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। ये जो खबर पहुँचा रहे हैं बिल्कुल गलत पहुँचा रहे हैं, बिल्कुल झूठी खबर पहुँचा रहे हैं, झूठी खबर पहुँचा रहे हैं। मोदी मीडिया मुर्दाबाद, मोदी मीडिया मुर्दाबाद, मोदी मीडिया मुर्दाबाद। दूसरी बात ये है कि यहाँ का कोई स्टूडेंट आपसे बात नहीं करेगा। जिन लोगों को आपने वीडियो में देखा है ये आज तक, जी न्यूज़, नवभारत टाइम्स, रिपब्लिक टीवी और न्यूज़ 18 जैसे बड़े न्यूज़ चैनल्स के पत्रकार हैं। इन पत्रकारों ने ऐसा क्या किया है कि भारत की जनता इनको गोदी मीडिया बुलाते हुए इनका बहिष्कार करने लगी है। जबकि भारत में तो पत्रकारों को जनता बहुत सम्मान देती थी। तो इस बहिष्कार को समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। ये आंकड़े साल 2022 के जून में न्यूज़ लॉन्ड्री के द्वारा दिए गए थे। इसमें साल 2022 में हुई कुछ डिबेट्स के आंकड़े दिए गए हैं। पहले आप इन आंकड़ों को देख लीजिए। इन आंकड़ों को देखकर आप समझ चुके होंगे कि क्यों भारत के लोग मीडिया से इतने नाराज हो गए हैं, क्योंकि ज्यादातर न्यूज चैनल लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाना बंद कर चुके हैं। पढ़िए ऋग्वेद को, पढ़िए सनातन धर्म को। आपको तो सनातन धर्म की हवा भी नहीं है, आपको सनातन धर्म की हवा भी नहीं है। पहले मुलायम सिंह के पैर चाटे, अब यहाँ पे बीजेपी की चाट रहे हो। अरविंद केजरीवाल की चाट रहे हो तुम। बदतमीजी है ये। तुम्हारी इतनी औकात थी ना, ये बदतमीजी है। आ जाना था, ये जूता मारते हम तुम्हें। वो तेरा इमरान खान का दिखाता है ना ऐसे, ये मैं दिखा रहा हूँ, बीच में घुसेड़ूंगा आपके। अमेरिका का दलाल बहन क्या कर रहे हैं? इनके शो पर धार्मिक मुद्दे या फिर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की समस्याओं पर ज्यादा बात होती है। इन्हीं सोच की वजह से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक लगातार गिरती जा रही है। क्या मीडिया की इस स्थिति के पीछे इन पत्रकारों का हाथ है या फिर इसकी कोई और वजह है, जानेंगे इस वीडियो में। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। यहाँ पे एटलीस्ट हिंदू मुसलमान मत करना। यू आर द वर्स्ट मीडिया चैनल। तो ये तनाव देखिए, ये लोगों के मन में आ रहा है। तो ठीक नहीं है यहाँ, कोई ट्रेन में नहीं बैठा जा रहा। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं, आप कहाँ थे? सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं जी। ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाइए, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें है। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। भारत में कई सालों से मीडिया के ऊपर लगातार एक आरोप लग रहा है कि मीडिया निष्पक्ष होकर पत्रकारिता नहीं कर रही है। वो हर मामले में केवल एक साइड का पक्ष लेकर रिपोर्टिंग करती है। इसका उदाहरण हमें साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में भी देखने को मिला था, जहां एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगा था। कई पत्रकारों ने तो रिया को हत्यारी तक कह दिया था। इस खबर पर न्यूज चैनलों ने इस प्रकार रिपोर्टिंग की थी कि भारत की आम जनता को भी लगने लगा था मर्डर में रिया का ही हाथ था। लेकिन जब यह केस महाराष्ट्र की कोर्ट में पहुंचा तो उसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भी भारतीय मीडिया को खूब फटकार लगाई। मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर कोर्ट ने कई कठोर सवाल भी खड़े किए थे। दूसरा उदाहरण हम किसान आंदोलन में हुई रिपोर्टिंग से भी समझ सकते हैं। जब सरकार के द्वारा किसानों के लिए एक बिल लाया गया था तो देश के कई राज्यों के किसानों ने इस बिल के खिलाफ आंदोलन किया था, लेकिन इसको रिपोर्ट करते हुए कई एंकरों ने किसानों की तुलना खालिस्तानियों से कर दी थी। कई किसानों को देशद्रोही भी कहा था, जिसके बाद आंदोलन में शामिल किसानों ने मीडिया का बहिष्कार और विरोध करना शुरू कर दिया था। इसी का एक उदाहरण हमें साल 2016 में जेएनयू केस में भी देखने को मिला था, जहां एक फेक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जेएनयू के छात्र देश के खिलाफ कुछ विवादित बयान देते हुए दिख रहे थे। इस खबर पर मीडिया ने उस समय के जेएनयू छात्र संघ के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार को दोषी बता दिया था। इस पर जमकर डिबेट्स की गई, जिसकी वजह से ऐसा माहौल बना कि कोर्ट जाते वक्त कई लोगों ने कन्हैया कुमार के ऊपर हमला भी कर दिया। दिखा रहे हो जैसा अंकित बता रहे, देखिए कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, फिर भी कोर्ट के भीतर ले जाते हुए कन्हैया कुमार की वकीलों ने की है पिटाई। लेकिन बाद में पता चला कि यह वीडियो पूरी तरह से फेक था। ये तो कुछ उदाहरण हैं, इसके अलावा ऐसे कई मामले हैं जिनमें भारतीय मीडिया के इन पत्रकारों ने मीडिया को बदनाम किया है। लेकिन क्या इस सबके जिम्मेदार केवल इन चैनलों में काम करने वाले पत्रकार हैं?
इसका जवाब है नहीं। इस सब के जिम्मेदार इन चैनलों को चलाने वाले मालिक हैं, क्योंकि कई ऐसे भी पत्रकार थे जिनको निष्पक्ष पत्रकारिता करने के बदले जॉब से निकाल दिया गया था। अगर आप इन चैनलों के मालिकों के बैकग्राउंड पर नजर डालें तो आप पाएंगे इन चैनलों के अधिकतर मालिक भारत के प्रसिद्ध बिजनेसमैन हैं। साथ ही कई और भी बड़े बिजनेसमैन इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन मीडिया फील्ड में लगातार कंपनीज लॉस पर चल रही हैं। उसके बाद भी बिजनेसमैन इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है मीडिया के पीछे की पावर। इस पावर को समझने के लिए हमें आजादी के पहले के समय में जाना होगा। साल 1920 में जब गांधी ने भारत आकर देश की आजादी की आवाज उठाई थी, तो उस आवाज को देश में फैलाने में सबसे बड़ा हाथ उस समय अखबारों का ही था। गांधी जी ने खुद जाकर सबको जागरूक नहीं किया था, इसके लिए उन्होंने मीडिया का ही यूज किया, जिसमें अखबार ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। गांधी, नेहरू और अंबेडकर जैसे कई क्रांतिकारियों ने उसमें अखबारों का संपादन भी किया था। अगर उसमें मीडिया का ये मॉडल होता जो कि आज है, तो शायद ब्रिटिश सरकार इन चैनल्स को खरीद लेती और लोगों को अखबार और टेलीविजन के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी के फायदे गिना दिए जाते और देश कभी आजाद हो ही नहीं पाता। अब आप मीडिया की पावर को समझ गए होंगे कि अगर मीडिया चाहे तो भारत में किसी भी पार्टी की सरकार को गिरा सकती है और किसी भी पार्टी की सरकार को बना भी सकती है। बस इसी पावर का फायदा ये बिजनेसमैन उठाना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देश में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के सपोर्ट की काफी जरूरत पड़ती है। खुद का मीडिया हाउस होने की वजह से सरकार के ऊपर दबाव बनाना किसी बिजनेसमैन के लिए काफी आसान हो जाता है, और साथ ही किसी भी नेता की नेतागिरी मीडिया में आए बिना पूरी नहीं हो सकती, जिसकी वजह से बिजनेसमैन का देश के सभी नेताओं के साथ उठना बैठना आसान हो जाता है। इसका एक उदाहरण साल 2014 के आसपास भी देखने को मिला था, जब भारत का सबसे बड़ा मीडिया हाउस लगातार देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के खिलाफ अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश कर रहा था। इन रिपोर्ट्स को रोकने के लिए मुकेश अंबानी ने काफी कोशिश की, लेकिन इसको रोक नहीं पा रहे थे। इसके बाद साल 2015 में मुकेश अंबानी न्यूज 18 के सबसे ज्यादा शेयर खरीदकर इसके मालिक बन गए। उसके बाद से उनके खिलाफ छपने वाली सभी रिपोर्ट्स आना बंद हो गई, और साथ ही मीडिया हाउस की वजह से उनकी गवर्नमेंट के साथ दोस्ती भी गहरी हो गई। इसका एक और उदाहरण हाल ही में हमें एनडीटीवी केस में भी देखने को मिला है, जब देश के दूसरे सबसे बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी के खिलाफ विदेश की एक कंपनी हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, तो विपक्ष के नेताओं ने अडानी के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए, उन्हें पीएम मोदी का सबसे करीबी दोस्त भी बताया। इस मुद्दे को एनडीटीवी ने भी काफी जोर शोर से उठाया, जिसके बाद अडानी कंपनी ने एनडीटीवी के 32% शेयर खरीद लिए और साथ ही 29% शेयर खरीदने के लिए लोगों को ऑफर भी दिया। फाइनली 30 दिसंबर 2022 को अडानी ने 51% से ज्यादा के शेयर खरीदकर एनडीटीवी को खरीद लिया, जिसके बाद सरकार से कठोर सवाल पूछने वाले पत्रकार रवीश कुमार ने भी एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इनके ही जैसे कई पत्रकारों ने भी एनडीटीवी को अलविदा कह दिया। अगर चैनल के मालिकों की लिस्ट उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि सभी मीडिया हाउस के मालिक देश या किसी प्रदेश के बड़े बिजनेसमैन में से एक है। मीडिया को इस चंगुल से आजाद कराने के लिए न्यूज लॉन्ड्री और द वायर जैसे कई मीडिया हाउस हैं, लेकिन इन मीडिया हाउस की रीच अभी उस पैमाने में नहीं है। दोस्तों, आपकी राय में मीडिया को कैसे आजादी दिलाई जा सकती है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल का हिस्सा बने। नमस्कार।